तो उनको कैंसर जो था वो इस ग्रास नदी पे था, यानी कि पानी की जब एक बूंद भी उनके गले में जा रही थी तो नाक से वापस आ रही थी। ऐसे ऐसे करके एक दिन ताऊ जी ने कमरे पे दम तोड़ दिया। वो चिल्लाते रहते थे कि यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे भर्ती कर दो, मुझे भर्ती कर दो। तो जब ताऊ जी को उन्होंने भर्ती नहीं किया तो 15-20 दिन बाद बहुत मुश्किल से आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया कमरे पे। मुझे वो एक एक दिन याद है तो ताऊ जी रात को बोलते थे यार मुझे ले जाओ, भर्ती करवा दो, क्यों नहीं कर रहे मुझे भर्ती। मुझे एक एक दिन याद है वो कैसे तड़प रहे थे, कमरे पे कैसे चिल्ला रहे थे। तो चलिए हो गई है नई दिन की शुरुआत। तो नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। तो दोस्तों मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अभी समय हो रहा है लगभग 7 बजे और मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है गाँव। यानी कि मैं सोच के आया था कि 2-3 दिन रहूँगा यहाँ, दादी के साथ भी रहूँगा और बड़ीती में रामलीला है वहाँ भी रामलीला दिखाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाता है। यानी कि मुझे इमरजेंसी में फिर से गांव निकलना पड़ रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसको मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ जिस चीज़ की। लेकिन चलो भगवान से दुआ करता हूँ कि ये सब चीज़ बढ़िया हो जाए, अच्छे से निपट जाए, क्योंकि यार काफ़ी बुरा लगता है यार। क्योंकि कई सब चीज़ होने के बाद भी ना कई बार आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आपको रोना पड़ता है। हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है, कुछ चीज़ इंसान भी होती है। अगर अपना ही इंसान अपने से दूर हो जाए तो कितना बुरा लगता है। तो चलिए आपको समय के साथ साथ बताऊंगा क्या हुआ। हाल फिलहाल आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। सूर्यदेव की जो पहली किरण है वर्णावत पर्वत के ऊपर पड़ गई है और चाय, चलिए सुप्रभात के साथ चाय, थोड़ा चाय पीता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो थोड़ा चाय पी लेता हूँ फिर यहाँ से अपने गांव के लिए निकलता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी काम है। चलिए निकलता हूँ यहाँ से। और दादी भी पूछ रही है सुबह से कि तू क्यों तैयार हो गया, इतने जल्दी क्यों तैयार हो गया, क्या हो गया। दादी भी घबराना स्टार्ट हो जाती है। अब दादी को बता भी नहीं सकता हूँ मैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं दादी से नहीं बोल सकता, नहीं तो दादी को टेंशन हो जाएगी, दादी ऐसे मर जाएगी टेंशन से। थोड़ा चाय पीता हूँ, दादी को कुछ प्यार से मना के निकल जाता हूँ यहाँ से। तो चलिए चाय मैंने पी ली है, अब मैं जूते पहनता हूँ जल्दी। तो चलिए जूते पहन लिए, अब निकलता हूँ यार यहाँ से। क्या करूँ, मजबूरी में दादी को छोड़ना पड़ रहा है अभी। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। अब दादी रोना स्टार्ट करिए। ठीक था भाई, आराम से रहे। अरे ठीक है भाई। तो चलिए दादी को छोड़ के मुझे अभी सडनली जाना पड़ रहा है, कुछ काम है मेरा। ठीक था भाई, हाँ आराम से रहे। ठीक है, चलिए मैं निकल पड़ा। ठीक है तुम्हें, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। तो चलिए मौसम तो ठंडा है लेकिन इमरजेंसी काम है तो फिर तो जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कई बार, जो आप सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाता है। ये किस्मत समझो या बैड लक समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हो जाता है। हाँ जी मानी जी, क्या हाल है, बढ़िया। अरे वाह वाह, अरे अरे चूहे का बच्चा है क्या, कुत्ते का, आ जा जा। एक बच्चा ही है भाई, राम ठंड से मर रहा है। अरे ओहो, काफ़ी ठंडा लग रहा है इसको। तो चलिए भाई, यहाँ लगा रखा अपने धनों को, करते इसको स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। अब तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पाला गिर रहा है रात को, गाड़ी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में वो बेजुबान जानवर बेचारे, वो जो अभी छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते के, वो बाहर है, कितनी ठंड लग रही होगी उनको। चलिए इसको साफ करते हैं।
आप देखिए आप। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि समय काफी कम है मेरे पास और मुझे 1-1.5 घंटे में कवर करना है अपना रास्ता। और लगभग अब 1 किलोमीटर रह गया चौरंगी खाल, और उसके बाद 12 से 13 किलोमीटर हमारा गांव। और मैं ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ गाड़ी, मात्र 35 से 40 की स्पीड में चल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी एवरेज भी देती है और आपकी गाड़ी सेफली चलती है और आप भी सेफ रहते हो। तो बर्फ के सीजन में तो यहाँ काफी भीड़ होती है, और खासकर यात्रियों के टाइम पे तो भाई साहब इसके ऊपर पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी वहाँ सुनसान लग रहा है, लेकिन 1-2 महीने बाद वहाँ फिर से रौनक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो सैलानी दूर दूर से आते हैं यहाँ। और चौरंगी खाल से पैदल का ट्रैक है नचकेता ताल, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर पैदल है। वो भी काफी माना जाना ताल है, वहाँ भी लोग जाते हैं। तो चलिए फाइनली मैं धौंतरी पहुंच गया और मैंने कार यहाँ पे पार्क कर दी, और नीचे हमारा गांव। सूर्यदेव तो काफ़ी देर से आ रखे हैं। तो चलिए मैं घर चलता हूँ, इमरजेंसी में आना पड़ा मुझे, बाकी बताऊँगा आपको आगे भी। जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ कई बार क्या होता है कि इंसान के साथ में ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिस मोड़ पर डर लगना स्टार्ट हो जाता है। हर किसी की लाइफ में एक दौर ऐसा आता है जब उसके ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटता है कि ऐसा लगता होगा जैसे कि मेरे लिए भगवान ने ऐसा किया है। लेकिन क्या करें, हर ऐसी चीज़ को फेस करना पड़ता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी, हाँ, प्रणाम कौन करेगा? शाबाश। तो भाई आजकल ऐसी ट्रेंड चल रहा है, बताना पड़ता है प्रणाम करो प्रणाम करो। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही प्रणाम करना पड़ेगा हमें इनको, अब क्या करें। और भाई इधर की बात करें तो भाई शेरू महाराज मेरे ख्याल से मॉर्निंग वॉक पे जा रखे हैं अभी। चलिए अच्छी बात है, जाना चाहिए। वैसे प्रणाम, बढ़िया। वैसे माज प्रणाम। हाँ क्या, अच्छा। तो चलिए घर आते ही मुझे ये खबर सुनाई दी कि जो हमारी सपना है उसको देखने भाई साहब आ रखे हैं यहाँ, क्योंकि ये कुछ महीने बाद भी आने वाली है। तो इधर की बात करें तो बिंदु भाई साहब तो एकदम लंबे सो रखे हैं। ओ बिंदु भाई क्या हाल है? तो चलिए भाई सपना को देखने आ रहे हैं हाल फिल। सपना उड़ जा खड़ी। तो चले भाई साहब बोल रहे हैं कि सपना तो बल पसंद आ गई है, लेकिन अभी रेट का कोई फिक्स नहीं, क्योंकि रेट करना भी सही नहीं होता पहले एकदम, कई चीज़ें होती है। तो पहले अपनी वाइफ को भेजेंगे, वो भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इनको पालना है। तो इनकी वाइफ को पसंद आ जाएगी तब जाके देखेंगे क्या क्या मोल क्या होता है। अरे अरे तू कहाँ से आ गया? आजा आजा आजा, नीचे रह नीचे। तो भाई साहब फाइनली आ गया शेरू। चल इधर 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 आजा 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 इधर आजा आजा आजा। चल 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 कागज कसम से। चल इधर आजा, इधर बैठ बैठ, नीचे नीचे बैठ नीचे बैठ। चले बे शेरू भी आगे घूम घाम के, शाबाश बैठ जा चुपचाप, ठीक है? हो गया ना, घूम फेरी हो गई ना, आ गया ना घूम के। चले वे घर आते ही चाय का भी, चाय से भी स्वागत हो गया है। तो बाद बाकी अपना शेरू सो रहा। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो, नींद आ रही? चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय नहीं पियोगे? चले बढ़िया। तो भाई साहब भी पी रहे चाय, चाय पी रहे भाई साहब, बढ़िया टन साग। चलो सही है सही है।
तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई इमरजेंसी में उत्तरकाशी से घर क्यों आए। मैं आपको बता देता हूँ मैं इमरजेंसी में घर क्यों आया उत्तरकाशी से। तो इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको 1 साल पीछे ले जाता हूँ, यानी कि इन्हीं 1-2 महीने पहले की बात है, पिछले साल की बात है। ताऊ जी की तबीयत ख़राब हुई थी और उनको हम ले गए थे यहाँ से एम्स ऋषिकेश में। क्यों ले गए थे? इसलिए ले गए थे कि वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक हो जाएंगे, वो हमारे बीच में रहेंगे। लेकिन सब सोचना हमारा गलत था। हम एम्स गए, बड़ी मुश्किल से वहाँ नंबर आया पर्ची काटने का, पर्ची कटवाई, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास नंबर आया, वो सब हुआ। चेकअप कराया, बहुत मुश्किल से चेकअप करवाया, रिपोर्ट आई 15-20 दिन बाद। उनको टाइम लगता है, बोल ठीक है, हमने वो भी माना। रिपोर्टें आई, रिपोर्ट में पता चला उनको कैंसर है। तो उनको कैंसर जो था वो इस ग्रास नली पे था। तो उसके बाद हमने, वो खाना नहीं खा पा रहे थे, यानी कि पानी की जब एक बूंद भी उनके गले में जा रही थी तो नाक से वापस आ रही थी। हमने डॉक्टर से कहा सर इनको भर्ती करवा दो। उन्होंने कहा यहाँ बेड फुल है। हम घर ले गए, कमरा लिया वहाँ। रात को जब उनको फिर से तकलीफ़ हुई तो फिर अगले दिन हॉस्पिटल गए एम्स में। फिर हमने उनको कहा कि सर कंडीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं खा पा रहे हैं, प्लीज़ इनको भर्ती करवा दो, एक बेड दे दो यहाँ। लेकिन उन्होंने कहा बेड फुल है। और जबकि मेरे देखते देखते वहाँ जिनकी सेटिंग हो रही थी, जो बेड डिस्चार्ज हो रहे थे जो लोग, उनके बदले कोई और आ रहा था वहाँ, यानी कि उनकी अप्रोच थी वहाँ। और ऐसे ऐसे करके एक दिन ताऊ जी ने कमरे पे दम तोड़ दिया। वो चिल्लाते रहते थे कि यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे भर्ती कर दो, मुझे भर्ती कर दो। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं थी। हमने डॉक्टरों को बहुत बोला कि सर प्लीज़ एक बेड दिलवा दो, ये खा नहीं पा रहे हैं, इनको ग्लूकोज चढ़वाना। लेकिन बेड ही नहीं मिला। पहले तो मुझे शर्म इस बात की है कि वो उत्तराखंड में एम्स, और उत्तराखंड वालों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी वहाँ कर्मचारी हैं सब राजस्थान बिहार से हैं, जितने भी वहाँ पेशेंट थे सब राजस्थान बिहार के थे। उत्तराखंड के तो गिने चुने होंगे, वो भी वही होंगे जिनकी अप्रोच थी, जिनकी पहचान थी हाई लेवल की। तो पहले दुर्भाग्य हमारा यही था कि हम गरीब घर के थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। क्योंकि जिन मंत्रियों को हमने चुना है वहाँ सिर्फ उन्हीं के रिश्तेदार थे, उन्हीं के रिलेटिव थे। तो जब ताऊ जी को उन्होंने भर्ती नहीं किया तो 15-20 दिन बाद बहुत मुश्किल से आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया कमरे पे। मुझे वो एक दिन याद है तो ताऊ जी रात को बोलते थे यार मुझे ले जाओ, भर्ती करवा दो। क्यों नहीं कर रहे मुझे भर्ती? लेकिन क्या बोलते हम। लेकिन ताऊ जी हमारे साथ नहीं रहे और आज वही कंडीशन हमारे साथ फिर से आ चुकी है। यानी कि ताई जी की तबीयत ख़राब है और हमने उनको एम्स में ले जा रखा है। लेकिन एम्स में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बेड फुल है, यानी कि वही रिपीट हो रहा है फिर से। तो भाई एम्स के जितने भी कर्मचारी हैं ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देवभूमि उत्तराखंड के गरीबों को जब तुम वहाँ नहीं रख सकते हो, वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनकी पहचान नहीं है, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारी बदकिस्मती ये है कि हम गरीब हैं? क्या हमारी बदकिस्मती ये है कि हम किसी नेता के पहचानने वाले नहीं हैं? क्या हमारे कोई अप्रोच नहीं, तो इसका मतलब हम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते? मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। ताई जी को वहाँ ले जा रखा है लेकिन अभी तक वहाँ बेड नहीं मिल रहा है। बेड इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं है। काफ़ी बुरा लगता है यार, काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि आप लोगों का भी परिवार है। चलो, आप लोगों की किस्मत ये है कि आप वहीं रहते हैं, आपकी पहचान है। लेकिन क्या हमारी किस्मत ऐसी है कि हम अपनों को ऐसे खोते हुए देखना चाहेंगे? एम्स में इसलिए जाया जाता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, कम बजट लगता है, पैसा नहीं लगता ज़्यादा और अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन आप लोगों को बार बार ये देखते हुए मुझे बुरा लगता है कि आप लोग बोलते हैं कि बेड फुल है, बेड फुल है, बेड फुल है, और जो भी है सब बाहर के हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बाहर के नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या हमारे लिए वहाँ एक बेड नहीं है?
और ये मैं खुला होकर बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग लापरवाही नहीं करते ना तो ताऊ जी आज हमारे साथ जिंदा होते। मुझे एक एक दिन याद है वो कैसे तड़फ रहे थे, कमरे पे कैसे चिल्ला रहे थे। हमारी गरीबी है ये, हमारी बदकिस्मती है कि हम गरीब हैं, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं और अपने ही राज्य में एम्स होते हुए भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। शर्म है मुझे नेताओं पे, शर्म है मुझे सरकार पे, शर्म है और ज़िंदगी भर शर्म रहती रहेगी। बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तुमसे अच्छा तो मौत का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास हाथ जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम बेशरम बन चुके हो। तुम सिर्फ पहचान लगाने वाले हो, बाकी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रही अब। बेकार।